नमस्कार, आपका स्वागत है डिजी ज्ञान क्लासेस में। रात के 8 बजे जनरल साइंस की जो हमारी क्लास होती है आज भी बिल्कुल अपने समय पे शुरू हो चुकी है। तो ये क्लास आपकी कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है याद रखिएगा। ग्रुप डी, फिर आपकी एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के ठीक 8 बजे हमारी हर रोज़ ये क्लास चलती है, तो ज़रूर से समय पे आप लोगों को जुड़ जाना है और साथ ही में क्लास को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइव में हमारे साथ इस सेशन में जुड़ जाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग जितने भी लोग आए हैं सभी लोग जल्दी से फटाफट से लाइव क्लास के इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से शेयर कीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आज के हमारे इम्पोर्टेंट 30 सवाल होंगे, डेली होते हैं। 30 सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं और आप लोगों को अंत में बताना है कि 30 में से आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, बताइए। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। तो बड़ा फनी सा ऑप्शन है। समुद्र तो कभी भी आंसुओं में घुला हुआ नहीं रहेगा। बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। बताइए कौन सा पदार्थ आंसुओं में घुला रहता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, आप आराम से अपना दिमाग लगा के इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत लोगों का आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं और साथ ही में कमेंट करते रहिएगा। मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ, कमेंट करते चलिएगा आप लोग, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितनी ज़्यादा क्लास में इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही होगा। दूसरा सवाल है, लोहे पर जंग यानी कि रस्ट लगती है, क्यों, कैसे? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपयुक्त के सभी कारणों की वजह से। ये जो आपका दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। लोहे पर जंग क्यों लगती है, सवाल नंबर दूसरा है। तो याद रखिएगा, लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड और साथ ही में फेरिक कार्बोनेट की वजह से भी लगती है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि उपयुक्त के सभी के कारण। तीसरा सवाल है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, अवक्षेपण, उपचयन या फिर संयोजन। संक्षारण के बारे में बताइए जल्दी से कमेंट करके कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। कमेंट आना चाहिए आप सभी लोग का। और साथ ही में जो भी लोग लेट से जुड़े हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो शेयर करते चलिएगा। सवाल नंबर तीसरे का जो सही आंसर होगा वो कमेंट आना चाहिए आप लोगों को। तो याद रखिएगा, अपचयन और उपचयन में कंफ्यूज मत होइएगा। संक्षारण जिस प्रकार की अभिक्रिया है उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत लाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चौथा सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब सोच के बताइए, उल्टा सीधा, ऑप्शन नंबर सी है सीधा और उल्टा दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार की होगी, बताइए। अगर आप अपने स्वयं को देखते हैं आईने में, शीशे में, तो आपका प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार का बनेगा, ये बताइए। तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। पांचवा सवाल है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, संक्षारण या फिर क्षरण। और आप लोगों को एक काम और करना है, अगर आपकी ये पहली क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप सभी लोग ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी हर एक क्लास की लिंक, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पांचवें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो कमेंट कीजिए जल्दी से सभी लोग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बेसिक, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि क्षार किस्म की होती है जल में घुलनशील भस्म, जिसको हम लोग क्षार कहते हैं। अगला सवाल है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है? ऊष्मा उपचार के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, या फिर एंजाइम्स के द्वारा। बताइए, एंजाइम्स के द्वारा होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजनीकरण या फिर ऊष्मा उपचार। सवाल नंबर छठा, तो आसान सा क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित हम लोग हाइड्रोजनीकरण के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण किस प्रकार का होगा? दर्पण अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, या फिर इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं होगा।
ध्यान से पढ़िएगा, दर्पण में प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है, आकार में वस्तु के बराबर बन रहा है। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब हमें किस तरीके के दर्पण में देखने को मिलता है? कमेंट कीजिए। तो याद रखिए, आप सभी का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, कनकेव मिरर होगा, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखता है वो सीधा दिखता है और आकार में वस्तु के बराबर दिखता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला है, रिक्टर स्केल किसको नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता को, वायु की गति को, समुद्र की गहराई को, या फिर शरीर के ताप को? रिक्टर स्केल किसको नापने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल हम लोग यूज करते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, या फिर मीटर? तो हमारा आज का ये नवा सवाल है। 30 सवाल हम लोग करेंगे। तो जितने भी लोग लेट से क्लास में जुड़ते हैं वो समय को याद रखेंगे। कल से ठीक रात के 8 बजे आप लोगों को लाइव आ जाना है डिजी ज्ञान क्लासेज यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। तो ये 9वें सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? अगर रोशनी आपकी आंखों में तेज पड़ रही है तो पुतली का आकार आपका कैसा होगा? बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होगा? तो तेज प्रकाश में पुतली हमेशा छोटे आकार की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। याद रखिएगा, छोटे आकार में हो जाएगी पुतली। अगला सवाल है, 11वां है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह बिंदु, इंसानों में वह बिंदु कौन सा है नेत्र में जो कि जहां से प्रकाश पास नहीं कर सकता है, उसको प्रकाश ग्रहण नहीं कर सकता है? क्या कहते हैं उसे? पीत बिंदु कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे, निकट बिंदु, या फिर दूर बिंदु? इंग्लिश में कहेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग इसे? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो अब बताइए, हिंदी में एक ही मात्र ऑप्शन जो इसके साथ मिला जुला सा है, तो बताइएगा आप अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान, या फिर कोणीय वेग? इन चारों में से सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, द्रव्यमान जो है ये एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, या फिर अन्य? और ज़रूर से क्लास को आप सभी लोग शेयर करते चलिएगा। हम लोग आपके लिए मेहनत से 30 क्वेश्चन डेली आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करें तो हम लोग अपने क्वेश्चन की संख्या को ज़रूर बढ़ाएंगे 30 से 50, या फिर अगर आपकी डिमांड हो तो हम लोग 100 क्वेश्चन भी एक दिन में करवा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिख लीजिएगा। तो 13वें सवाल का सही जवाब प्राकृतिक हो जाएगा। ये प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं हम लोग हल्दी को, लिटमस पत्र आदि को। अगला सवाल है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तब क्या होता है? ताप कम होता है और दबाव बढ़ता है, ताप बढ़ता है और दबाव कम होता है, या फिर दोनों घटते हैं, या फिर दोनों ही बढ़ जाते हैं? बताइए, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पे हमारे साथ दो घटनाएं होती है, ताप और दाब, इन दोनों पे प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, ताप और दाब ये दोनों ही घट जाते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते ही हमारे साथ में ताप और दाब जो है ये घट जाते हैं। आज का 15वां सवाल है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, सोचने की जरूरत नहीं है। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड? NaCl जिसका हमारा वैज्ञानिक नाम हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसका वैज्ञानिक नाम है साधारण नमक का। अगला सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग, या फिर त्वरण?
चलिए कमेंट आना चाहिए सभी लोगों का, सभी लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आज के 16वें सवाल का क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हमारी बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस जाती है, अगर आपको जीके के, हिस्ट्री के ट्रिक्स चाहिए तो हम लोग ट्रिक की क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ये हिस्ट्री की, जीके की ट्रिक्स नहीं देखते हैं तो देख लिया कीजिएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करके इन सारे ट्रिक्स की क्लास को फटाफट से देख लीजिएगा। 16वें सवाल का सही आंसर द्रव्यमान होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर ये सभी? जल में तैरना न्यूटन के कौन से नियम के कारण संभव हो सकता है, बताइए। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें हमारा पता होगा आपको, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीसरा ये है, तो तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ही क्या है, जल में तैरना जो है वो संभव हो पाता है। अगला सवाल है, संगमरमर जिसे हम लोग अंग्रेजी में मार्बल कहते हैं, ये मार्बल किसका रूप है? इसको शेल कहेंगे, निस कहेंगे, चूना पत्थर कहेंगे या फिर बलुआ पत्थर कहेंगे? संगमरमर किसका रूप है? कमेंट आना चाहिए, सभी लोग फटाफट से बताइए कि संगमरमर किसका रूप है, शैल का, नेस का, चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का? तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का। कमेंट जो कर रहे हैं आप लोग, चूना पत्थर, लाइमस्टोन किसका है ये रूप? तो चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का ये रूप है। अगला सवाल है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या फिर प्रोटीन की? चलिए, कुपोषित लोगों में सबसे ज्यादा कमी कौन सी चीज की होगी, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं जरूर सबको बता दूंगी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा आपका प्रोटीन। और याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्वाशियोर्कर कहते हैं। ठीक है, क्वाशियोर्कर एक बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है और जो कुपोषण की बीमारी है। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 450 वॉट, 600 वाट, 734 या फिर 746 वॉट? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होगा? आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का सवाल। तो अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। और साथ ही में अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को भी हमारे इस क्लास से जोड़िएगा ज़रूर से। आज अगर जोड़ना भूल गया है तो कल से रात के ठीक 8 बजे ज़रूर से समय पे अपने दोस्तों को साथ में लेके आइएगा, क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है, 746 वॉट होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? और हाँ, अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो ज़रूर आपको चाहिए होगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए, लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपकी क्लास के बाद ही पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है वहाँ पे। चलिए, 21वें सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। 22वां सवाल है, दांतों, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक, चलिए आज का 21वां सवाल है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। सवाल नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका प्रभाव घनत्व पर क्या पड़ता है? तो याद रखिएगा, इस 21वें सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कि यह कम हो जाता है। अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट? क्या कहेंगे? सवाल नंबर 22 का जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों में, हड्डियों में जो रासायनिक पदार्थ पाई जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से।
23वां सवाल है बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? बताइए, बहुत आसान सा सवाल है। बैटरी बनाने में किस एसिड का यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर एसिटिक? तो बैटरी एसिड जिसको हम लोग बैटरी एसिड के नाम से भी जानते हैं, वो एसिड आपका है ऑप्शन नंबर ए में सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हम लोग उसे, जो कि बैटरी एसिड होता है। अगला सवाल है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम है, लिथियम है और कैल्शियम, ये तीनों में से ही तीनों को ही काटा जाएगा या फिर किसी एक को काटा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सोडियम, बहुत बार आपने सुना होगा, सोडियम जो है ये एक प्रकार का धातु है और इस धातु को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। 25वां सवाल है निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो देखिए केरोसिन में जिस धातु को डुबा के रखा जाता है उस धातु को हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं और वो धातु आपका है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि सोडियम। अगला सवाल है निम्न में से कौन अधातु है? कोबाल्ट है, हाइड्रोजन, लोहा या फिर सोना? तो सोना तो सबसे पहली बात एक धातु है। लोहा क्या हो गया? लोहा भी आपका एक धातु है। बात होता है कोबाल्ट के बारे में, तो कोबाल्ट ये भी आपका धातु है। हाइड्रोजन जो है ये अधातु की श्रेणी में इसको रखा जाता है, जो कि एक धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27वां सवाल है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहे में, वायु में, जल में या फिर पारा में? तो ध्वनि का वेग कितना होता है अधिकतम, ये आप बताइएगा, जिसका मैं आंसर बताने वाली हूँ। इस सवाल का सही जवाब होगा लोहे में। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही जवाब है। आप ध्वनि का वेग कितना होगा ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 28वां सवाल है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम क्या होगा? किस कलर का परिणाम निकलेगा? काला, श्याम, सफेद या फिर मैजेंटा? बताइए। लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को जब मिलाया जाएगा तो हमें जिस प्रकार का कलर मिलेगा वो कलर है आपका कौन सा? तो वो कलर है आपका सफेद। सफेद रंग हमें मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29वां सवाल है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस प्रकार का दिखाई देगा? काला, लाल, सफेद या फिर नीला? तो आज के जो 30 सवाल थे बहुत इजी लेवल के थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को 30 में लगभग 27 से 28 नंबर तो जरूर मिले होंगे। और इस सवाल का आसान सा जवाब है आपका काला कलर होगा, काला रंग का दिखाई देगा किसी भी अंतरिक्ष यात्री को। अगला सवाल है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोडा, गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी व लकड़ी के कोयले का? तो गन पाउडर किसका मिश्रण है? कमेंट कीजिए और बताइए। तो गन पाउडर याद रखिएगा सोडा का, गंधक का और लकड़ी के कोयले का। अच्छा सवाल था, मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग इस सवाल को। और साथ ही में पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको वीडियो दिखाई जा रही है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, बिल्कुल देसी ट्रिक से। अगर आपको याद नहीं होता है इन युद्धों के बारे में तो ट्रिक है आपका पान खां का घर चंदेरी। जरूर से इस वीडियो को देख लीजिए, मात्र 30 सेकंड का एक वीडियो है। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि हम लोग आपको देसी ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक क्लास में। तो चलिए क्लास यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा। और पहली क्लास है आपकी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।